नमस्कार साथियों, मार्पोल के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में आप सीखेंगे परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस और दूसरा चीज आप सीखेंगे पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया। तो आइए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शिप जो है बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया रहता है, अर्थात बहुत सारे वाटर टाइप बल्कहेड लगाकर शिप के स्पेस को छोटे छोटे सब डिवीजन में बांट दिया जाता है। इसमें से कुछ स्पेस कार्गो कैरी के लिए यूज करते हैं और कुछ स्पेस जिसमें स्टोर और मशीनरी लगा होता है जिससे जहाज रन करता है। अतः इस स्पेस में यदि आप इक्विपमेंट लगा दीजिएगा तो बहुत सारे जगह जो है वह इक्विपमेंट द्वारा एक्यूपाई कर लिया जाएगा। उसी प्रकार यदि कार्गो स्पेस में यदि कार्गो रख दीजिएगा तो बहुत सारे स्पेस कार्गो द्वारा एक्यूपाई कर लिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी स्पेस को, चाहे कार्गो स्पेस हो, चाहे मशीनरी स्पेस हो, चाहे स्टोर हो, यदि आप कितना भी फुल कर दीजिए और यदि यह बाहर से डैमेज हुआ तो इसमें आसानी से वह वाटर चला जा सकता है। अर्थात यदि यह फुल रहेगा फिर भी यह अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी को कैरी कर सकता है। अतः शिप का कोई भी स्पेस डैमेज हो जाता है, अर्थात वह बाहर से फट जाता है, तो उसमें कितना परसेंटेज, टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी उसमें इंटर कर सकता है, उसी को परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस बोलते हैं। अतः परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस क्या है? कोई स्पेस अपने अंदर कितना फ्लडेबल वाटर एंट्री अलाउ कर सकता है, अर्थात उसमें कितना फ्लडेबल वाटर इंटर कर सकता है इन परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट उसमें इंटर कर पाएगा, उसी को परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस कहते हैं। और परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस को म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक कार्गो स्पेस है, कार्गो स्पेस का टोटल वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब है। यदि इस स्पेस को टोटल कार्गो से भर दिया जाए, उसके बावजूद भी यदि इसमें डैमेज होता है तो वह 600 मीटर क्यूब पानी अपने अंदर इंटर करवा लेगा। तो इस स्पेस का परमेबिलिटी कितना होगा? 600 डिवाइडेड बाई 1000। चूंकि परमेबिलिटी को स्पेस के टोटल वॉल्यूम का परसेंटेज में दिखाया जाता है, अतः इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट वाटर इसमें इंटर कर सकता है वो हमारा परमेबिलिटी आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 20 30 20 10 30 ये आ जाएगा 60%। अतः इस स्पेस का परमेबिलिटी कितना है? 60%। अतः इसका कोई डिफिनीशन पूछ दे तो आप इसे क्या बताइएगा? परमेबिलिटी इज द परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ए स्पेस विच इज एज्यूम्ड टू एक्यूपाइड बाय फ्लडेड वाटर। आप इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा। आप इस डिफिनीशन को रिटन तथा ओरल दोनों में आप लिख सकते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन ओरल में तथा रिटन में पूछे जाते हैं। और रिटन में और इसका क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम। और आगे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। नॉर्मली शिप के मशीनरी स्पेस का परमेबिलिटी जो है, परमेबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, यह होता है अराउंड 80%। अर्थात टोटल वॉल्यूम का, यदि मशीनरी स्पेस है उसका टोटल वॉल्यूम 2000 मीटर क्यूब है, तो इसका 80% जो है इसमें वाटर इंटर कर सकता है यदि कोई डैमेज हुआ तो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मशीनरी स्पेस का ओनली 20% वॉल्यूम मशीन द्वारा एक्यूपाई किया जाता है और रेस्ट वॉल्यूम खाली रहता है। यदि शिप किसी तरह का डैमेज हुआ तो उसमें आसानी से रेस्ट 80% वॉल्यूम जो है वह फ्लडेड वाटर द्वारा एक्यूपाई कर लिया जाएगा। सिमिलरली एकोमोडेशन का परमेबिलिटी होता है अराउंड 95%। अर्थात एकोमोडेशन के टोटल वॉल्यूम का 95% वॉल्यूम वाटर द्वारा फ्लडेड हो सकता है। उसी प्रकार कार्गो स्पेस का परमेबिलिटी अराउंड 60% होता है, और इसका कम क्यों होता है? क्योंकि कार्गो इसमें काफी रखा होता है, इसलिए बीच में स्पेस कम होता है। अब देखिए, परमेबिलिटी का एक डिफिनीशन बुक में पढ़े होंगे, आप चाहे तो वो भी डिफिनीशन बता सकते हैं, और मैं अभी जो डिफिनीशन बताया हूं आप वह भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। अब बुक में जो डिफिनीशन दिया रहता है वह रेशियो के टर्म में होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें रेशियो निकालना होता है। जैसे हम यहां पर क्या निकाले हैं? रेशियो निकाले हैं 600 डिवाइडेड बाई 1000। तो आप चाहें तो रेशियो के टर्म में ही परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। अतः परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस का दूसरा डिफिनीशन हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए स्पेस which is assumed to occupied by flooded water to the total volume of a space। अतः परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस एक रेशियो है फ्लडेड वाटर वॉल्यूम का एंड स्पेस के टोटल वॉल्यूम का। रिटेन एग्जाम में परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस नोट में आता है,
अतः 5 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 10-15 लाइन लिखना होगा। तो आप चाहें तो दोनों डिफिनेशन और मैं जो 2-3 पॉइंट बताया वो सारे के सारे आपको लिखना होगा। अब देखिए, यूज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस हमें जानने की क्यों जरूरत है? अब देखिए, हम जानते हैं जब शिप चलता है तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो शिप में आसानी से उसमें वाटर घुस जाएगा, फ्लडिंग होगा। अतः हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो स्पेस के बाद फ्लडिंग हो रहा है उसका परमेबिलिटी कितना है, अर्थात उसमें कितना वाटर जो है इंटर कर सकता है, कितना वाटर उसमें फ्लडिंग हो सकता है। और यह हमें परमेबिलिटी से मालूम चलेगा, क्योंकि सारे स्पेस का हमें टोटल वॉल्यूम जो है वह मालूम होता है। और यदि हमें उसका परमेबिलिटी मालूम है तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें कितना वाटर इंटर करेगा, और इससे हम डैमेज स्टेबिलिटी निकालने में सहूलियत होता है। अब चूंकि देखिए, जहाज डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद भी स्टेबल करना होगा। यदि आगे से डैमेज हुआ है तो जहाज डाउन बाय हेड होगा, उसको काउंटर के लिए पीछे से कुछ वाटर को लोडिंग करना होगा, या हमें ऐसे पंप रन करना होगा कि जितना फ्लडिंग हो रहा है वो उसको पंप आउट कर दे। अतः डैमेज स्टेबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो है परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस निकालना या जानना बहुत जरूरी है। तो इसका यूज क्या होगा? फॉर कैलकुलेशन ऑफ डैमेज स्टेबिलिटी। डैमेज स्टेबिलिटी के लिए परमेबिलिटी ऑफ स्पेस जानना काफी जरूरी है, और यह जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इसका दूसरा क्या यूज होगा? फॉर सर्वाइवल एबिलिटी। शिप यदि डैमेज हो जाए तो उसके बाद उसमें सर्वाइवल करने की एबिलिटी कितना है, उसके परमेबिलिटी ऑफ स्पेस से कैलकुलेट किया जाता है। कितना एरिया रप्चर हुआ है, उसमें कितना वाटर इंटर कर सकता है, उसके बाद वह सर्वाइवल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यदि कर सकता है तो कितने टाइम के लिए कर सकता है। ये सारे कैलकुलेशन के लिए आपको परमेबिलिटी ऑफ स्पेस अर्थात म्यू आपको जानना काफी जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं परमेबिलिटी ऑफ स्पेस आप अच्छा से समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आ रहा है तो दूसरों मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं, क्योंकि मैं काफी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं और आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि व्यू बहुत कम होता है, इसीलिए मैं वीडियो काफी कम बनाने की कोशिश करता हूं। और यदि मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। अब आइए हम PSA की चर्चा करते हैं। आप लोग जब मार्पोल पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोग 3 नाम काफी सुने होंगे। एक स्पेशल एरिया, एमिशन कंट्रोल एरिया, पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों एरिया एक दूसरे से डिफाइन करने में या क्राइटेरिया में अलग अलग है, क्योंकि बहुत लोग पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया और स्पेशल एरिया दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो आप समझ लीजिए, ये आपका मिसकॉन्सेप्शन है। और एमिशन कंट्रोल एरिया आपको NX 6 में पढ़ना है, इसे मैं आपको NX 6 में बताऊंगा। स्पेशल एरिया आपको NX 1, NX 4 एंड NX 5 में आपको पढ़ना है। अब आइए पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया पर, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन ओरल और रिटन दोनों में पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसके नाम में ही है पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया। यह सेंसिटिव है। सेंसिटिव किसे बोला जाता है? यदि इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ किए तो यह डैमेज हो जाएगा, अर्थात यह खराब हो जाएगा, अर्थात यह बहुत ही नाजुक सी एरिया है जिसे संरक्षण की जरूरत है। और जब मैं आपको स्पेशल एरिया बता रहा था तो वहां भी मैं आपको बताया था कि यहां भी संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि यह एरिया भी डैमेज हो सकता है। लेकिन पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया का जो क्राइटेरिया है यह काफी ही ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे पॉइंट को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन स्पेशल एरिया में सिर्फ आपको ओशियोनोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन के कारण ही स्पेशल एरिया डिफाइन किया जाता है। लेकिन पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया के लिए काफी लंबे चौड़ा ब्रॉड डायमेंशन लिया गया है, और यदि उसमें से कोई भी क्राइटेरिया में वह फिट बैठता है तो उसे पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया घोषित कर दिया जाएगा IMO के द्वारा, और उसको संरक्षण करने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर अर्थात कुछ नियम कानून उस एरिया के लिए लागू कर दिया जाएगा, ताकि उसको संरक्षण किया जा सके। तो अब सवाल उठता है कि वह कौन कौन से क्राइटेरिया है, अर्थात किस किस कारण जो है उस एरिया को पार्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया के अंदर रखा गया है। यदि कोई सी एरिया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एरिया है, तो उस एरिया को पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया घोषित किया जा सकता है। और मैं आपको स्पेशल एरिया के अंदर भी बताया था, यदि कोई एरिया इकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट है तो उसे स्पेशल एरिया घोषित किया जा सकता है। अतः यहां से पता चलता है कि कोई एरिया स्पेशल एरिया और पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया दोनों हो सकता है, या कोई स्पेशल एरिया के अंदर पार्टिकुलर सेंसिटिव एरिया हो
या कोई पार्टिकुलर सेंसेटिव एरिया के अंदर स्पेशल एरिया हो सकता है, क्योंकि स्पेशल एरिया के अंदर भी ओशियोनोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन एक क्राइटेरिया है और पीएसएसए के अंदर भी इकोलॉजिकल एक क्राइटेरिया है। अब इकोलॉजिकल क्राइटेरिया कहने का मतलब, अब सीम एरिया में एक ऐसा एरिया है कि बहुत ही रेयर अर्थात यूनिक इकोसिस्टम है। अब जैसे मान लीजिए कोई फिश है, वह फिश सिर्फ उसी एरिया में पाया जाता है और वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता है, और यहां पर यदि कोई इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिविटी होगा तो यह एरिया को डैमेज होने की संभावना है। अतः इसे बचाना काफी जरूरी है। अब इसके लिए आईएमओ क्या करेगा कि हो सकता है वह कह दे कि नो गो एरिया, इस एरिया में आपको इंटर ही नहीं करना है, या आपको कह दे कि यदि आप इस एरिया में इंटर कर रहे हैं तो आपको ईटीएस को रिपोर्ट करना होगा, कोई ट्रैफिक सिस्टम एस्टेब्लिश कर देगा, उसके थ्रू आपको गुजरना होगा। वह कह दे कि इसमें कुछ भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, कोई वाइल या गार्बेज कुछ भी आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसे स्पेशल एरिया के अंदर भी डाल देगा। तो ये क्या हुआ, आईएमओ का प्रोटेक्टिव मेजर लग गया ताकि इसको संरक्षित किया जा सके अर्थात प्रिजर्व किया जा सके। कोई ऐसा सी एरिया हो जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत हो, बायोडाइवर्सिटी मैं इसे समझा चुका हूं, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। ऐसा सी एरिया हो जहां बहुत सारे जीव, बहुत तरह के जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं, बहुत सारे मैरीन पादप, मैरीन मैमल, बहुत तरह के मछलियां, अर्थात तरह तरह के जीव जंतु यहां पर रहते हों और यह सभी का घर है, तो इसे भी संरक्षित करना जरूरी है। तो एक इकोलॉजिकल क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिकल। यह पहला था इकोलॉजिकल, दूसरा है सोशियो इकोनॉमिकल। आप लोग 9th-10th में सोशियो इकोनॉमिकल पढ़े होंगे, या न्यूज में जब तब आप लोग सोशियो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल टर्म जब जब न्यूज में रहता है। सोशियो इकोनॉमिकल का मतलब है वैसा सी एरिया जो सोशियल अर्थात सामाजिक तौर पर जरूरी है और इकोनॉमिकल उससे पैसा अर्जित किया जाता है, किसी कंट्री द्वारा उससे उसकी कमाई की जाती है, और वहां पर यदि जहाज आ जाए तो उससे उसको क्षति होगा, तो वैसी परिस्थिति में उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाएगा आईएमओ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिकल में क्या हो गया, टूरिस्ट एरिया। अब टूरिस्ट एरिया है तो वहां पर टूरिस्ट आएंगे, कोई आइलैंड है तो इससे उस कंट्री को कमाई होगा। यह एरिया एक रिक्रिएशनल पर्पज से यूज किया जा रहा है और इस एरिया से बहुत सारे शिप जाएंगे तो इस एरिया को डैमेज हो सकता है और जिससे जो कंट्री बेनिफिट हो रहा है उसको हानि होगा। अतः वैसा एरिया जो टूरिस्ट के लिए रिक्रिएशनल पर्पज से या किसी कंट्री द्वारा वह अर्निंग का एक जरिया हो, उस एरिया में यदि ज्यादा शिप का आवागमन हो तो उससे उसे हानि हो सकता है। वैसी परिस्थिति में उस एरिया को भी आईएमओ पीएसए घोषित कर सकता है। अतः उसको बचाने के लिए आईएमओ को जो उचित लगे वैसा एक्शन वह ले सकता है। तीसरा क्राइटेरिया है साइंटिफिक रीजन। अब साइंटिफिक रीजन क्या है, उस एरिया में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और उस एरिया पर बहुत सारे स्टडी चल रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में उस एरिया को भी बचाना काफी जरूरी है क्योंकि यह एजुकेशन के लिए काफी जरूरी है। कोई ऐसा एरिया भी हो सकता है जो हिस्टोरिकली काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो, अतः उसको भी प्रिजर्व करना काफी जरूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस एरिया को आईएमओ पीएसए से डिक्लेयर कर देता है और उसके लिए वह प्रोटेक्टिव मेजर लेता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप पीएसए से समझ गए होंगे। तो अब पीएसए से मेनली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, डिफाइन पीएसए। सेकेंड, क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ ए पीएसए। वह कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके द्वारा किसी एरिया को पीएसए से डिक्लेयर कर दिया जाता है। और तीसरा, नेम ऑफ ऑल पीएसए, अभी कितने पीएसए से डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये तीनों चीज रिटेन तथा ओरल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेन तथा ओरल में दोनों में इससे जब तब हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः कोई पूछ दे डिफाइन पीएसए से तो आप इन्हें इंग्लिश में क्या जवाब दीजिएगा, पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया इज एन एरिया दैट नीड अ स्पेशल प्रोटेक्शन थ्रू एक्शन बाय आईएमओ बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इकोलॉजिकल या सोशियो इकोनॉमिकल या साइंटिफिक रीजन एंड विच मे बी वल्नरेबल टू डैमेज बाय इंटरनेशनल शिपिंग एक्टिविटीज। जो मैं आपको हिंदी में समझा चुका उसी को मैं आपको इंग्लिश में बताया हूं। आप चाहे तो जितना सिंपल इंग्लिश हो उसमें भी आप बता सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर, क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ ए पीएसए। पीएसए को डेजिग्नेट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, तो आप इसका आंसर लिखिएगा, देयर आर फ्लोइंग क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ पीएसए। उसके नीचे लिखिएगा, पहला इकोलॉजिकल क्राइटेरिया। अभी मैं आपको समझाया हूं इकोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, रेयर इकोसिस्टम या
यूनिक इकोसिस्टम हो सकता है, या हो सकता है डाइवर्स इकोसिस्टम। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है इकोनॉमिकल क्राइटेरिया, वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से। और टूरिस्ट एरिया। तीसरा हो सकता है सोशल इंपॉर्टेंस, सोशल क्राइटेरिया हो सकता है। चौथा कल्चरल क्राइटेरिया, कल्चरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके कारण उसको पीएसए से डिक्लेयर किया जा सकता है। पांचवा आप लिख सकते हैं साइंटिफिक एंड एजुकेशनल क्राइटेरिया, साइंटिफिक और एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह काफी इंपॉर्टेंट हो। और इसी प्रकार बहुत सारे क्राइटेरिया हैं और दिन प्रतिदिन यह बढ़ता ही जा रहा है, तो मेनली आपको 4-5 ही लिखना होगा। अब देखिए पीएसए पर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट द नेम ऑफ पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया। अभी तक जितने भी पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया एडॉप्ट किए गए हैं उसका नाम लिखिए। उसमें सभी का नाम लिखने के लिए वो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम 4-5 बोलते हैं। और रिटन एग्जाम में भी मैक्सिमम 5 का नाम लिखने के लिए आपको आएगा, और कोई भी 5 आप उसमें लिख सकते हैं। अभी तक टोटल 15 जो है पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया एडॉप्ट किए गए हैं। आप चाहे तो गूगल करके उस 15 का नाम आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन जो फेमस है उसमें से आपको 5-10 का नाम याद रखिएगा और रिटन एग्जाम में आपको 5 गो के नाम लिखना होगा। अब देखिए इसमें सबसे पहला और फेमस है ग्रेट बैरियर रीफ। जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है उसके एरिया को पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया घोषित किया गया है और इसको एक्सटेंड करके टॉरेस स्टेट तक कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और इसके लिए आईएमओ प्रोटेक्टिव मेजर क्या लिया है, मैंडेटरी शिप रिपोर्टिंग सिस्टम है। यदि आप इस एरिया से गुजरिएगा तो आपको मैंडेटरी है शिप रिपोर्टिंग सिस्टम, और आईएमओ रिकमेंड करता है, मैंडेटरी या नहीं है, आप चाहे तो ऑस्ट्रेलियन पायलट यहां पर ले सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए आईएमओ ने 2 मेजर लिया है। अब देखिए दूसरा आप लोग याद रख सकते हैं बाल्टिक सी एरिया। आप सभी जानते हैं बाल्टिक सी एरिया स्पेशल एरिया के भी अंतर्गत आता है, और मैंने अभी आपको बताया था स्पेशल एरिया पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया भी हो सकता है, और कोई भी पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया के अंदर स्पेशल एरिया भी हो सकता है, और कोई स्पेशल एरिया के अंदर भी पार्टिकुलर सेंसिटिव सी एरिया हो सकता है। तो बाल्टिक सी एरिया को बचाने के लिए आईएमओ ने क्या किया है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम लगा दिया है, डीप वाटर रूट लगा दिया है, एमिशन कंट्रोल एरिया इसमें एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो SOX और NOX के लिए है। तो ये सारे मेजर बाल्टिक सी एरिया को बचाने के लिए किया गया है। उसी प्रकार आप याद कर सकते हैं जो भी नाम आसान हो, जैसे तीसरा में केनेडी आइलैंड। केनेडी आइलैंड कहां पर है, स्पेन में, आप लोग सब ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। चौथा आप लोग याद कर सकते हैं सी एरिया अराउंड मालपेलो आइलैंड, और इसको बचाने के लिए आईएमओ ने क्या किया है, इसको घोषित कर दिया है एरिया टू बी एवॉइडेड। पांचवा आप लोग नाम याद रख सकते हैं, यह आसान है, सी एरिया अराउंड फ्लोरिडा कीज। यह कहां है, यूएसए में, और इस एरिया में नो एंकरेज एरिया है, इस एरिया में आपको एंकरिंग करना मना है। और छठा नाम आप लोग याद रख सकते हैं पाराकास नेशनल रिजर्व। यह पेरू में है और यह काफी फेमस है। यह किसके लिए फेमस है, जब तक आप लोग न्यूज में सुने होंगे। यह एक कोस्टल डिजर्ट है, और इस कोस्टल एरिया में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पराकाश कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह उन्हीं लोगों का साइट है, और पराकाश कल्चर अराउंड 800 to 100 BC के करीब था, और यह वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन के लिए काफी फेमस था, और यह एरिया टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस था। यदि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें बहुत बार इसका नाम आएगा। तो पराकाश नेशनल रिजर्व आप याद रख सकते हैं क्योंकि यह काफी फेमस है पेरू में। आप ये 6 नाम याद रखिए, और रिटन एग्जाम में मैक्सिमम 5 का नाम लिखने आता है, उससे ज्यादा नहीं। टोटल 15 है, बाकी सब नाम काफी टेढ़ा मेढ़ा है और आपसे याद भी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आपको टोटल नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आसान नाम है उसी को याद कीजिए, और कोई 5 का नाम लिखने के लिए आएगा। और ओरल में आपसे पूछ देंगे 2-3 का नाम बताइए। और सर्वेयर को भी जो नाम आसान होता है वही याद रहता है, उन्हें भी टेढ़ा मेरा नाम याद नहीं रहता है, वो भी ह्यूमन बींग है। तो हम उम्मीद करते हैं परमेबिलिटी ऑफ ए स्पेस एंड पीएसए से आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड ओरल या रिटन में कुछ भी पूछे आपसे नहीं छूट सकता है, ये मैं आपको गारंटी लेता हूं। अतः मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे मित्रों को शेयर करें।